राम राम सारों में। आज हमारे साथ है सागर ठाकुर। हम कुछ बात करेंगे करंट स्टेटस पे, कुछ बैक पुरानी स्टोरीज पे, और अभी जो कुछ फाइट चल रही है उस पे। क्या हाल है ब्रो? बस बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। मैं ये पूछा था वैसे तो कैसे आया हो, मैं मेट्रो से आया। क्यों? क्योंकि आपको ये सवाल है ना, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। हाँ हाँ, तो क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के लिए? मैं तो देखो टाइम पास में वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा बहुत सट्टा प्रमोट करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, ऐश करता हूँ। तो गाड़ी कौन सी है आपके पास? गाड़ी मैंने एक सेकंड हैंड ली थी 2.5 साल पहले, 2.5 लाख रुपए की एक्चुअली, कोड करके थी। वो मैंने ड्राइविंग सीखने के लिए ली थी। मैंने आज तक उस गाड़ी को चलाया नहीं, मजाक करके 7-8 दिन चलाया होगा सीखने के लिए। मेरे को चलाने आ गई है, पर उसके बाद मैंने छुआ नहीं। पर उसके बाद मेरे को कभी गाड़ी लेने की वो तलब हुई नहीं। मतलब वो ऐसा होता है कि मेरे को ना बहुत महंगी गाड़ी लेने का मन करता है, पैसे है नहीं तो लूंगा, तो महंगी लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो लैम्बो किसकी है? लैम्बो तो यार अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं है। तो दुबई के क्या एक्चुअली। अच्छा, दोस्त यार, मतलब फ्रेंड सर्कल? फ्रेंड सर्कल देखो, मेरा हर टाइप का फ्रेंड सर्कल है। एक फ्रेंड सर्कल है पूरा छपरी, जिनको सिर्फ घूमना पसंद है। एक फ्रेंड सर्कल है प्रॉपर अच्छे फैमिली वाले, जिनकी संगति में आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। एक फ्रेंड सर्कल है पूरे किताबी कीड़े, उनको फिजिक्स मैथ्स कोई से भी क्वेश्चन पूछ लो वो आपसे बात करेंगे। जिसके अलावा अगर घूमने फिरने की बात करो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। फेवरेट फ्रेंड सर्कल फिर अगर क्यों इतनी डिफाइन कर दिया तो फ्रेंड सर्कल ही डिफाइन होगा। हाँ, उसका और भी कुछ फ्रेंड सर्कल है मेरे पास। जैसे कुछ फ्रेंड सर्कल हो गया प्रॉपर रिच क्लास, इसे वाईपी की बात नहीं कर रहा, वो कंटेंट क्रिएटर वाले फ्रेंड सर्कल में आ गया। तो वो जो रिच क्लास फ्रेंड सर्कल है, दे ऑल आर लाइक बिजनेसमैन। वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग्स, ये वो 100 करोड़। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइप के लोग भी होते हैं। तो उस टाइप का भी फ्रेंड सर्कल है, और उनके साथ रह के ना माइंडसेट ये आया कि लकीली मेरा जो वो वाला फ्रेंड सर्कल है बहुत मेच्योर है। मतलब वो लोग मेरे को सिखाते हैं कि गाड़ी तभी लो जब तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हो। मतलब वो बहुत रईस है, एक एक को खर्च करने का शौक है। बाकी उनके जितने भी दोस्त हैं ना, कोई स्कोडा में चलता है, कोई ऑडी में चलता है, मतलब नॉर्मल कार्स में चलते हैं वो लोग, जितना वो कमाता है उसके हिसाब से वो। तो उन्होंने यही सिखाया कि गाड़ियों से अच्छा पहले अपना बैंक बैलेंस अच्छा कर लो, ताकि क्या है एम, क्या है गाड़ी का? कौन सी गाड़ी लोगे पहले? पहले मेरा मस्टैंग लेने का मन था। पर क्या हुआ, मैं दुबई गया। तो दुबई गया तो मैंने वहाँ देखा मस्टैंग वहाँ 15-20 लाख की मिलती है। फिर मुझे लगा यार इंडिया में तो ये ओवर हाइप है। आप देखो जिसके पास मस्टैंग है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। बस मुझे दुबई में जाके ये लगा कि मस्टैंग कुछ ज़्यादा ही सस्ती है वहाँ पे। तो अंदर से ना एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार, ये नहीं लेंगे, अब कुछ अलग लेंगे। क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा मस्टैंग ले लिया अभी यूट्यूब कम्युनिटी में। पहले तो पबजी कम्युनिटी वालों ने लिया मस्टैंग, फिर फ्री फायर कम्युनिटी वालों ने, फिर उसके बाद लेते गए और एक मिस्टर इंडियन आकर वो तो लेकर तोड़ भी देते हैं। तो मस्टैंग का तो पूरा सैचुरेट कर दिया यूट्यूब कम्युनिटी वालों ने। तो अब जो मेरी फेवरेट कार होगी, अगर मेरे को कोई कार लेनी होगी, तो मैं लूँगा एक BMW की 2 डोर कार आती है, जो ऊपर खुलती है गेट जिसका। तो वो मेरी फेवरेट है। उसके साथ मैंने एक रील बनाई हुई है, नाम भूल गया मैं उसका। तो वो मेरी फिलहाल फेवरेट है। तो लेट्स सी कब ले पाता हूँ। एक खुद की रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना अंतर है? देखो रियल लाइफ में मैं बहुत काम हूँ, किसी से झगड़ता नहीं। और रही बात सोशल मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी एक अलग पर्सनैलिटी रखी है। जैसे यूट्यूब पे जो मैंने पर्सनैलिटी रखी है, वहाँ पे मेरे को चाहिए बच्चों वाली ऑडियंस। तो वहाँ मैंने खुद को बहुत गोफी दिखाया है। वहाँ मैं गेमिंग वीडियोस डालता हूँ तो गाली ना के बराबर यूज़ करता हूँ, वैसे भी नहीं करता, पर वहाँ पे और भी नहीं करता। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैंने अपने आप को दिखाया है कि मैं जेनजी कॉन्टेंट बनाता हूँ, जो आजकल के जो यंग जनरेशन है जिनको पसंद है उस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। तो उस टाइप से मैं अपने आप को वहाँ पे रखता हूँ। ट्विटर पे मैंने अपने आप को पता नहीं क्या दिखाया है। तो ट्विटर पे मैं कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट हूँ। मतलब ये होता है ना, एक डायरेक्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए ट्विटर पे, कि चाहे कोई तुम्हारा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तब भी मैं बात करूँगा, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो बस उसके बारे में बात करूँगा। और मुझे लगता है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए मैं उस पर डायरेक्टली करूँगा, बिना सोचे कि क्या इसके हो सकते हैं परिणाम आगे चल के। इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे कर रहे हो कि यहाँ मुझे ऐसे ही रहना है, यहाँ मुझे ऐसा रहना है और यहाँ मुझे ऐसा रहना ये अपना है? मुझे कंफ्यूज नहीं होता है यार, नहीं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ पे ये वाला था और यहाँ दूसरा था। नहीं होता। मेरा जो ट्विटर बनाने का जो मेन उद्देश्य था, पहले तो गिव अवे था। मतलब बाहर के फिरंगी यूट्यूबर ना गिव अवे करते थे $10 $20 की। तो कहते थे कि भाई गिव अवे है, ग्लीम करके पूरी साइट होती थी, वहाँ पे ना ट्विटर चाहिए होता था, पॉइंट्स मिलते थे। तो मैंने उसके लिए ट्विटर बनाया 2013 में, जब मैं स्कूल टाइम में था। मतलब पता नहीं शायद 7वीं 8वीं में होगा उस समय। तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाया। उसके बाद क्या हुआ, टेक्निकल गुरु जी, ठीक है, ये तो मेरे फेवरेट रहेंगे, टेक्निकल गुरु जी। ये तो गिव अवे करते थे बहुत ज़्यादा। तो इनके गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए ट्विटर चाहिए होता था कहीं कहीं पे। तो मैं ट्विटर पे वापस से एक्टिव हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी गिव अवे नहीं जीता मैं गुरुजी का, पूरा स्कैम हो गया मेरे साथ। अभी गुरुजी
अगर वीडियो कॉस्टली है तो माफ करना, लेकिन मैं आज तक नहीं जीता। मैंने ट्राई बहुत मारा गुरुजी का गिव अवे जीतने का, बट वही है, नहीं था मेरी किस्मत में जीतना। तो ये तो मेरे लिए सब कुछ ऐसा भी स्क्रिप्टेड होता है ना कि 2 दोस्तों को टैग करो, भेजो, शेयर करो, 3 आपके आगे दोस्त भेजेंगे। देखो यूट्यूबर्स स्क्रिप्टेड गिव अवे करते हैं, बट गुरुजी नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक, गुरुजी के पास ना अंधा पैसा है। मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा है, एक पल के लिए दूसरा बड़ा यूट्यूबर कर लेगा, पर गुरुजी नहीं करेंगे। गुरुजी नहीं, वो पूरे यूट्यूब इंडिया में सबसे रईस यूट्यूबर है, कोई उनके आसपास भी नहीं है। अब जैसे आपकी एक लाइफ जर्नी है कि बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके, ठीक है, अब एक इस लाइफ पे पहुंच गए, तो इसमें डिफरेंस अगर फील होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। देखो मैं बताता हूँ अपनी सिंपल बात। मैं गाँव में रहता था, मुझे याद है जितना धुंधली सी जो यादें हैं, तो मैं गाँव में रहता था। जब मैं 3-4 साल का हुआ तो पापा मुझे दिल्ली ले आए, और जब दिल्ली ले आए तो हमारा जो रूम होता था वो एक रूम होता था, उसमें बेड होता था, उसमें चूल्हा होता था। समयपुर के मंदिर मोहल्ले में रहता था मैं। तो वहाँ पे ये होता था कि वहाँ के जो मकान मालिक होते थे थोड़ा रूडली रहते थे हमारे साथ, काइंड ऑफ लाइक कुछ भी बोल देते थे। और अंदर से ना ये डर आ गया था कि रईस लोग ऐसे ही होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो धीरे धीरे करके जब बड़ा हुआ ना, तो एक अंदर ना एक डर जमा हो गया कि हम अमीर लोगों से पंगे नहीं ले सकते, या फिर ये लोग हमको कुछ नहीं समझते। पर जैसे जैसे करके मैं यूट्यूब पे आया, उस टाइप के दोस्त बने, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो मेरे कॉन्टैक्ट में आए। फिर मैंने देखा कि नहीं, इस टाइप के भी लोग होते हैं जो वहाँ पे रहने वालों से 100 गुना अमीर है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है। तो उनको देख के ना थोड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि जब मैं इन लोगों के साथ घूम सकता हूँ तो इनके साथ तो मैं बात कर ही सकता हूँ। तो मेन डिफरेंस यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूम हो गया मेरे इस पे, यूट्यूब पे आने के बाद। मॉम डैड सपोर्टिव है? ये होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले इस चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते होंगे, तो पढ़ाई लिखाई करो, अपनी नौकरी वोकरी पकड़ो सरकारी। अरे मम्मी पापा सपोर्ट करते भी थे ना, तो ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये कान भर देते थे आके, अरे हमारा बच्चा ये कर रहा है, अरे हमारा बच्चा वो कर रहा है, अरे इसकी नौकरी लग गई। तो मॉम डैड अगर सपोर्ट कर भी रहे होंगे ना, तो ये रिश्तेदारों की बात सुन के ना उनके अंदर ये डर हो जाता है कि इनका बच्चा कर रहा है, हमारा बच्चा नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली मैं तो पूरे समय गेमिंग में घुसा रहता था। 8वीं क्लास के बाद मेरा जब पढ़ाई में इंटरेस्ट है थोड़ा कम हो गया था, तो मैं गेमिंग ज़्यादा करता था। तो इसके चक्कर में फैमिली के अंदर वो डर हो जाता है, वो रिश्तेदार आके जो कान भर देते हैं, उसके चक्कर में ये डर हो जाता है कि कहीं हमारा बच्चा पीछे ना छूट जाए। ऑब्वियसली वो बुरा नहीं चाहते, और उस डर के कारण वो सपोर्ट तो नहीं करेंगे अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, हटके कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे करके जब टाइम के साथ मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए, तब जाके सपोर्ट आने लगा फैमिली का। स्कूल फ्रेंड्स जो अभी तक हो, है कोई ऐसे दोस्त जो मतलब बचपन के स्कूल में मतलब उस टाइम पे थे? नहीं, स्कूल फ्रेंड्स तो नहीं है मेरे पास अभी कोई भी कॉन्टैक्ट में है, पर वो उतने क्लोज नहीं है कि मैं उनसे रोज मिलने जाऊँ ये जाऊँ। अभी रिसेंटली मैं मिल के आया अपने 10वीं के फ्रेंड से, सबसे मिल के आया था मैं 2 महीने पहले, मतलब 7-8 साल बाद मिला था मैं उनसे। तो उनसे मिल के आया, लेकिन क्या हुआ कि जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो मेरे इतने क्लोज नहीं है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं 3-4 जो मेरे साथ 2011 से दोस्त हैं और अभी तक अच्छे दोस्त हैं। नहीं, क्योंकि मेरे मोहल्ले के दोस्त हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब आप पे कुछ नहीं था वो टाइम पे जो दोस्त मिले होंगे ना, वो दोस्त अब नहीं मिल सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि अब पैसा आ गया, फेम आ गया, तो आदमी क्या होता है कि उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जिसका पैसा होता है उसके दोस्त बहुत होते हैं। ऐसी चीज़ को लेकर तो मैं कई बार धोखे खाया। जैसे मान लो चलो, जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे कभी भी बुलाएं, वो मेरे साथ जैसा पहले थे वैसा अभी भी है। मतलब ये होता है ना कि उन लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि अरे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, जैसा वो पहले थे वैसा अभी भी मेरे साथ है। लेकिन क्या होता है, जब मैं थोड़ा थोड़ा करके पॉपुलर हुआ था, तो देखो मैं तो एवरेज लुकिंग बंदा हूँ, तो मेरे से इतनी लड़कियां बात करती रहती। कॉलेज टाइम पे मैं फॉलो करता था, अनफॉलो करता था, ताकि वो एक बार नोटिस कर ले लड़कियां, जिसको मैं फॉलो करना, जिससे मैं मुझे फॉलो बैक चाहिए कि एक बार नोटिस कर ले, फॉलो बैक दे दे। मैं फॉलो करता अनफॉलो करता नोटिफिकेशन में रहने के लिए, आज तक फॉलो बैक नहीं आया। जब मैं फेमस हो गया तब तक मैं उनको भूल गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ लड़कियों में मेरे दोस्त बने, मुझे लगता था कि वो लोग मेरी पर्सनैलिटी के कारण मेरे दोस्त बने, कि मैं अच्छे से बात करता हूँ ये वो। लेकिन बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, काइंड ऑफ वो बस इसके कनेक्शन अच्छे हैं, बस इसके चक्कर में। तो वही है, फेमस होने के बाद आपके दोस्त ना बहुत मुश्किल से बनते हैं। आपके अंदर ना एक डर होता है, जिसको आप दोस्त मान रहे हो वो सच में आपका दोस्त है कि नहीं है। तो ये नुकसान है फेमस होने का। लेकिन टाइम के साथ आपको रियलाइज़ हो जाता है कौन आपसे दोस्ती मतलब पे रखना चाहता है, कौन नहीं। ये चीज़ कहाँ से दिमाग में है कि मैं गेमिंग पे वीडियोस बनाता हूँ या रोस्ट पे चला जाता हूँ? दोनों डिफरेंट है। गेमिंग अलग पार्ट हो गया, रोस्टिंग डिफरेंट पार्ट हो गया। तो मैंने शुरुआत एज अ गेमर ही किया था। मिनी मिलिशिया करके गेम हुआ करती थी, तो स्कूल टाइम पे ऐसे ही मैंने टाइम पास के लिए खेला। उसके बाद पबजी आया तो मैं गेमिंग करने लगा। जब पबजी 2020 में बैन हुई ना, तब थोड़ा सा मेरे को रियलिटी चेक हुआ कि नहीं, एक गेम पे टिक नहीं सकते। तो फिर जैसे ही गेम बैन हुआ, उसके 1 महीने बाद मैं अगले 8 महीने तक अलग टाइप की वीडियोज़ बनाते गया। उस टाइम मेरे को व्यूज़ आ रहे थे पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे थे। और उस वक्त मैंने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट पूरा स्विच कर दिया, गेमिंग कंटेंट हटा दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि एक गेम पे हम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक सकते। और वो डिसीजन मेरा काफ़ी अच्छा था। इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने कंटेंट स्विच किया,
तो वहाँ से सारी गेमिंग ऑडियंस हटा के मैंने अब अलग टाइप की ऑडियंस ले ली इंस्टाग्राम पे। तो वही है, टाइम के साथ थोड़ा रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ और भी ट्राई करते रहना चाहिए। और फिर मैंने सब कुछ ट्राई मारा है। मैंने मिथपैट टाइप की वीडियोज़ भी बनाई है, मैंने कैरी मिनाती टाइप की वीडियोज़ भी बनाई है, जिस टाइप से वो एडिट करता है उस टाइप से भी बनाई है। कैरी से तो बहुत लंबा रिलेशन है, मैंने देखा है। कैरी क्या है, वो स्टोरी क्या है बेसिकली? तो कैरी से ये सीन है कि जब मेरा मिनी मलेशिया का चैनल हुआ करता था, तो वो होता ना कैरी मिनाती उस समय ट्रेंड कर रहा था कि कैरी मिनाती बहुत अच्छा रोस्टर है ये वो। तो मैं क्या करता था, मिनी मलेशिया में टाइटल में डाल देता था कैरी मिनाती वर्सेस मिलिशियन, मेरा उस समय मिलिशियन नाम था, और फोटो भी डाल देता था कैरी मिनाती की। तो उस समय यूट्यूब की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि अगर आप मिसलीड कर रहे हो अपने थंबनेल में, स्पेशली छोटे चैनल्स, बड़े चैनल को सिर्फ वार्निंग देते हैं, वो छोटे चैनल को सिर्फ टर्मिनेट करते हैं। तो मैं बहुत मिसलीडिंग टाइटल डालता था, कैरी मिनाती वर्सेस मिलिशियन, ये वो फ्रांड गया। तो उसके चक्कर में चैनल डिलीट हुआ, मेरी 7 महीने की मेहनत सारी बर्बाद हो गई। 7 महीने में मेरे को 1000 सब्सक्राइबर मिले थे, सब बर्बाद। उसके बाद क्या हुआ, मैंने दोबारा चैनल बनाया 1 महीने बाद, उस पर मैंने वापस से 500 सब्सक्राइबर कर लिए एक झटके में, क्योंकि मेरे तब तक इतने अच्छे दोस्त शाउट आउट ले लेके मैंने 500 सब्सक्राइबर कर लिए। और फिर वापस से लालच आया, मैंने फिर कैरी मिनाती वर्सेस मिलिशियन डाल दिया। और जब दूसरी बार डिलीट हुआ ना, तब मैंने सोचा अच्छा ये हो सकता है कारण, क्योंकि थोड़े पॉलिसी मैंने पढ़ी। पहली बार में कारण ही नहीं पता था क्या? पहली बार में कारण नहीं पता। पहली बार मुझे कारण, पहली बार पता चलता था, दूसरी बार सिंपल ही पड़ता। लेकिन जब दूसरी बार डिलीट हुआ नहीं, क्योंकि वाले वीडियो भी कैरी मिनाती के डालने के बाद डिलीट हुई थी वो चैनल, और ये चैनल भी कैरी मिनाती के डालने के बाद हुआ था। तो काइंड ऑफ कैरी मिनाती के चक्कर में मेरा चैनल डिलीट हुआ ना, तो उससे मेरे को रियलिटी चेक मिला अच्छा खासा कि कैरी मिनाती का नाम नहीं यूज करना चाहिए था मिसलीडिंग वे में। वैसे ज्यादा दोस्त लड़के हैं या लड़कियां हैं? लड़कियों में तो देखो, लड़कियां जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं वो मेरे पास बहुत सारे हैं। क्लोज फ्रेंड्स में एक ही लड़की होगी मेरे पास जो अच्छी दोस्त होगी। तो लड़कियों में तो ना के बराबर दोस्त है मेरे पास। बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड है मेरे पास एक्चुअली। तो कभी गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसको बेस्ट फ्रेंड नहीं पसंद आएगी? नहीं, देखो सीन क्या होता है ना, अगर आप बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहोगे ना, तो वो भी हो सकता है, तो इसमें एक रिस्क है। तो अगर कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको बेस्ट फ्रेंड तक ही रहना तो ठीक है। अनलेस अनटिल अगर मान लो चलो म्यूचुअल है रिलेशन, आपको भी पसंद है, वो भी आपको पसंद करती है उस वे में, तब ठीक है। नहीं तो मान के चलो आपको आइडिया नहीं कि वो आपको उस वे में पसंद करती है, आप फालतू में उसको फोर्स करो, जो बच्ची कुछ दोस्ती भी खत्म। तो ये बहुत सारे लड़के करते हैं ये वाली गलती। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दिल टूटा मूवमेंट टाइप्स, या कोई क्रश थी लेकिन मूवमेंट है? हाँ, हुआ ना एक बार। तो जब मैं थोड़ा बहुत फेमस हो गया था ना, तो एक लड़की थी जो मेरे को मैसेज की थी इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरी दोस्त बन गई थी। लड़की में वो मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड होगी, ठीक है। तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तो मैं उसमें बहुत भोला था चीज़ें समझने के लिए। तो क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे करके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे घोस्ट करते रहते पूरे समय, मतलब थोड़ा सा टेंशन दे के बाद में घोस्ट करना, ये वो। उसके बाद मैं जिन दोस्तों से मिलाता था वो उसके तुरंत क्लोज हो जाती थी। वो पहले मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मेरे कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि जो उसको पार्टी देता था वो उसके खास बन जाते थे। तब जब मेरे को रियलिटी चेक हुआ, तब मेरे को वो बहुत बुरा लगा। उसके बाद मेरे को 4 साल लगे समझ रहे हैं। मेरा भाई था, उसने तो एक झटके में बता दिया कि ऐसे है, लेकिन मेरे को समझने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं दिल की सुन रहा था ना, बार बार दिमाग की नहीं सुन रहा था। तो वो मेरे लिए सबसे अजीब था वो, क्योंकि किसी को आप 4 साल जानते हो, एकदम से उसको ब्लॉक करना पड़े, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो मेरे साथ हुआ है, मैंने किया ऐसा। लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि थोड़ा बच के रहना चाहिए रियल लाइफ में। मैं फैन मूवमेंट में पूछना चाहूँगा। क्या मूवमेंट? फैन मूवमेंट। यस। एक हुआ होगा ना ऐसा कुछ लाइफ में कि मुझे ऐसा लगा होगा कि यार हाँ मैं बन गया फैन, मतलब एक पहला मूवमेंट होता है, हर किसी का होता है। तो फैन मूवमेंट की स्टोरी मैं सुनाता हूँ। तब से जब नमन माथुर फेमस हुआ था, नमन माथुर एक सोल मोटल, तो क्या हुआ था, सोल मोटल दिल्ली आया हुआ था 2019 में। तो बोला, वो मेरे घर के पास ही आया हुआ था। तो तब हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो बातचीत होती थी। तो मैं मिलने गया था उससे, उसने एक एड्रेस दिया था, मैं मिलने गया। तो वहाँ पर ठग मोटल मतलब ऐसे कुछ जो उस समय के सोल वाले थे वो आए हुए थे। तो हम गए थे साकेत मॉल सड़क सिटी। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो वहाँ पे मोटल को बहुत लोग पहचानते थे, जो भी देखता था कहता था अरे मोटल मोटल है। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई, काश मेरे को भी लोग पहचाने। तो मैं उस दिन के बाद ना अगले दिन क्या किया, मेरे तब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे शायद। तो मैं ऐसे ही बाइक में घूमता था बिना मास्क के, मैं पब्लिक में घूमता था, देखता था कोई पहचानता कि नहीं पहचानता, एक बंदा नहीं पहचाना। तो मेरे को रियलिटी चेक हुआ, नहीं मैं फेमस तो नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उम्मीद भी छोड़ दी। उसके बाद 2019 के नवंबर या दिसंबर में PMCO का मैच हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सारी PUBG की ऑडियंस थी। तो मैं VVIP की जगह नॉर्मल ऑडियंस में घुस गया। मेरे को ठीक से पता नहीं था कि कहाँ पे है VVIP, पर जैसे मैं घुसा वहाँ में लगती भीड़। और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ यार एटलीस्ट सड़क पे तो नहीं, पर स्टेडियम में तो फेमस हूँ, जहाँ पे सारी PUBG की ऑडियंस आई है। तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी यादगार था। उसके बाद सेम डे मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। क्या हुआ कि मैं लोगों को देख के ना घबरा जाता था जो मिलने आते थे।
अब मैं जाता हूँ मेट्रो में, उस समय भी मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था, मैं शुरू से मेट्रो में ट्रैवल करता है। अभी मेट्रो में कैसा तो मेट्रो में गया तो क्या हुआ, 3-4 लोगों ने पहचान लिया, और जैसे ही पहचाना मैं घबरा गया, और जैसे ही मैं घबराया, मैं क्या हुआ कि जेंट्स वाली लाइन को छोड़ के मैं गलती से फीमेल वाली लाइन में घुस गया। उसके बाद जब तक मेरे को रियलाइज हुआ, तब तक मैं वो बैरियर होता है ना, चेकिंग होती है, वो पार कर चुका था। वो जो महिला आर्मी ऑफिसर थी, वो मेरे पे, उसने मेरे को ताना मारा। उसके बाद मैं एम्बैरस होकर उनके सामने वापस गया ये जेंट्स वाले लाइन में, तो वो जो एक आर्मी ऑफिसर थे, वो हरियाणवी थे, कहता है दिखा ना था। तो मेरे को ना इतना ह्यूमिलेटिंग लगा वो कि भाई मैंने तो अपनी बेइज्जती करवा ली, वो भी अरे गहरे बोल तो नहीं, मैंने आर्मी लोगों से बेइज्जती करवाई है अपनी। तो खुद सोचो, आप फैन से मिले 4 लोगों के सामने, आपको इंडियन आर्मी के सामने आपकी बेइज्जती हो गई। तो मेरे को वो कई दिनों तक याद रहा वो कि नहीं यार, बहुत गलत जगह बेइज्जती हो गई मेरी यार, बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टेड लोगों से हो गई बेइज्जती। तो वो बहुत अजीब मूवमेंट था, लेकिन यादगार था। तो अभी जैसे लाइफ चल रही है, तो एक ना रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, मानते हो ये तो आप भी कि दुनिया रियल लाइफ के अंदर अपना को खुश दिखाती है, लेकिन रियल लाइफ में उतनी खुश है नहीं। तो आपके साथ ऐसा है कुछ? हाँ, मतलब देखो, जो सोशल मीडिया लाइफ है, वो मैंने अपनी अलग पर्सनैलिटी रखी है, रियल लाइफ में अलग पर्सनैलिटी रखी है। रियल लाइफ में बहुत चिल हूँ, काम हूँ, किसी से पंगा लेता नहीं। और रियल लाइफ हो गई, मतलब सोशल मीडिया लाइफ हो गई, उसमें मैंने हर जगह अलग पर्सनैलिटी बनाई है। यूट्यूब पे अलग पर्सनैलिटी, ट्विटर पे अलग पर्सनैलिटी, इंस्टा पे अलग पर्सनैलिटी। इंस्टा पे मैंने अपने आप को रखा है कि हाँ मैं सेंसी कंटेंट बनाऊंगा। ट्विटर पे मैंने अपने आप को रखा है कि जो मुँह पे है वो बोलूंगा, चाहे दोस्त हो दुश्मन। और यूट्यूब पे ऐसा पर्सनैलिटी रखा है कि बच्चे रिलेट कर पाए। फिलहाल के लिए मैंने मतलब अपना पूरा चेंज ही कर दी पर्सनैलिटी, मैं अब कॉन्टेंट ही स्विच मार दिया। तो और थोड़ा और डिटेल में जाए तो सोशल मीडिया में क्या सीन, लोग बहुत अपने आप को फेक दिखाते हैं, मतलब होते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैं कितना भी सैड हूँ, सोशल मीडिया पर ना दिखाऊँ, कि अगर आप खुद को सैड पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पर दिखाओगे तो लोग एक पल सिंपैथी देंगे, फिर बाद में आपसे रिलेट नहीं करेंगे। अनलेस अनटिल आप सक्सेसफुल हो तो रिलेट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो और तब अपना अगर आप सैड साइड दिखाओ तो लोग आपको सिंपैथी देंगे, पर आपसे कभी वो नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो तो कितना भी ज्ञान पे लो, रिलेट करेंगे लोग। तो वही वाला फंडा है सोशल मीडिया का। अभी जैसे मीटअप्स करते हो, ठीक है, तो जैसे एल्विश और फुकरा आपके अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मतलब फुकरा को तो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और एल्विश को शायद मैं फुकरा से पहले से जानता हूँ। क्योंकि क्या हुआ सीन था कि जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आया था, तो मैंने एल्विश को मैसेज किया था कि नाइस वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। मतलब एल्विश ने एक्चुअली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो असली में किसी ने किया था, तो वो एल्विश ही था मेन रीज़न, जितना मेरे को याद है। तो उसके बाद हमारी बातचीत हुई, फिर एल्विश भाई जो थे वो पबजी बहुत खेलते थे उस समय। फिर हम पबजी में मिले, तो उस समय हम लोग पबजी खेलते थे। एल्विश, कटारिया था शायद, और एक कीर्ति थी, और एक मैं, कलर कुछ करके क्लैन था इनका। तो हम लोग ऐसे ही पबजी खेलते थे। तो वहाँ से थोड़ा और जाना मैं एल्विश को। उसके बाद मैं एल्विश से फर्स्ट टाइम मिला था शायद फुकरा के वीडियो में। फुकरा की एक वीडियो आई थी जिसमें कुछ तो था स्कूल गेम से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं एल्विश से फर्स्ट टाइम मिला। उसके बाद सेकंड टाइम मैं दुबई मिला, हालांकि उसकी एक फ़ोटो नहीं हमारे पास। तो पिछले साल मैं दुबई मिला उससे सेकंड टाइम, और उसके बाद थर्ड टाइम कभी आया ही। बस एल्विश को मैं थोड़ा कम मिला हूँ, फुकरा से मैं थोड़ा ज़्यादा मिला हूँ, क्योंकि फुकरा की कई वीडियोज़ में मैं आ चुका हूँ। फुकरा मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट दूर रहता है, तो इसलिए आसान भी पड़ता है उसके वीडियोज़ के लिए जाना। अब जैसे मैं अगर एल्विश और कीर्ति के बारे में पूछूंगा कि बीच में ज़्यादा टोस्ट देखे होंगे जब एल्विश बिग बॉस में था, ठीक है, कि कीर्ति और इनका क्या सीन था कि पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि एल्विश जो एक प्यार की बात करता है वो कीर्ति है। लेकिन फिर एल्विश ने ये बोला कि नहीं, उससे मेरा कुछ नहीं है था। लेकिन कीर्ति ने भी उसी जगह दूसरे इंटरव्यूज में बोला है कि ठीक है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, मतलब हिस्सा था उसकी ज़िंदगी का। देखो, मैंने क्लिप्स तो देखी नहीं है कीर्ति के, जो भी वीडियोस आप कह रहे हो उसको देखा नहीं, तो उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं इनसे 2020 में जब मैं मिला था एल्विश से, तो हम लोग साथ में खेलते थे। बस उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कटारिया के बारे में क्या, क्योंकि एल्विश और कटारिया एकदम भाई वाला बॉन्ड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड मान लो या भाई मान लो, अच्छे भाईचारा वाला बॉन्ड है। कटारिया से भी मैं फर्स्ट टाइम मिला था फुकरा की वीडियो में। तो देखो, रियल लाइफ में जब हम मिले थे तब तो ठीक था, मतलब अच्छा बंदा है। रियल लाइफ में थोड़ा एक होता है ना, कोई बंदे रियल लाइफ में अलग होते हैं, सोशल मीडिया पर अलग होते हैं। तो अगर कटारिया की रियल लाइफ पर्सनालिटी देखी जाए तो मुझे उतनी खराब लगी नहीं। हालांकि बिग बॉस में कुछ चीज़ें मुझे उसकी पसंद नहीं आई, पर बस वही है, 1-2 बार मिले तो उसके बेसिस पे मैं उसको जज कर भी नहीं सकता। मतलब कैसी चीज़ है बिग बॉस की? मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, पहले तो वो जैसे मान के चलो एल्विश घुसा, कुछ छोटी मोटी बात पे फुकरा हंसा, उसके बाद उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगा गलत है, क्योंकि मैंने
नोटिस किया कि इसको बहुत आप लाइटली भी ले सकते थे। तो बस यही एक चीज़ है जो मुझे कटारिया के पसंद नहीं आई। ओवरऑल मैं उससे 2 ही 3 बार मिला हूँ, तो अब क्या ही जज करना है इसको। एल्विश के बारे में क्या कहोगे? एल्विश एज अ गाय अच्छा बंदा है। एल्विश में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ना मैंने उसके बारे में फालतू बोला। हालांकि जो उसकी आर्मी है मेरे को एल्विश हेटर बोलती है। आई डोंट नो तो कहाँ से कौन सा सबूत अगर कोई है तो दिखा दो। बाकी अच्छा बंदा है एल्विश। अगर आप उससे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो वो आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगी। बिग बॉस देखते हो? मतलब बिग बॉस देखते हो? देखता हूँ पर मतलब फैन वाला चीज़ थोड़ा सा देखा है। लेकिन बिग बॉस फैन हो या बिग बॉस देखते हो? बहुत डिफरेंस। मैं बिग बॉस तभी देखता हूँ जब मेरा कोई जान पहचान के अंदर गया हो, तो एल्विश के टाइम में शॉर्ट्स में रील्स में आ गया हो। एल्विश का देखा होगा। हाँ एल्विश का पूरा देखा, क्योंकि इसमें एल्विश भी था, फुकरा भी था, दोनों जान पहचान के थे, तो वो तो मैंने पूरा एपिसोड देखा। तो वो जो उनका बॉन्ड था फुकरा और एल्विश के अंदर जाके, वो आपको लगता है वो भी बाहर है? देखो बाहर का तो मेरे को नहीं पता, अंदर जो भी बॉन्ड था मोस्टली ठीक ही ठाक था। और बाहर अभी वो लोग मिले भी टेम्पटेशन आइलैंड में, ठीक ही हो गया। हाँ, जैसे अभी आपका एक ट्वीट वायरल पे चल रहा है, ठीक है, कि आपने उसमें कहा है कि किन गवारों को फॉलो कर रखा है। हाँ ठीक है, उस पर शायद आपकी कोई डिबेट भी हुई है दोनों की, एल्विश और आपकी। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए, मतलब क्या है वो स्टोरी, क्या प्रॉपर, मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ आई वो स्टोरी। देखो एक क्या सीन था कि बहुत समय पहले पहले रिसेंट की बात कर लेता हूँ। तो कोई एक यूट्यूबर था दुल्हन, ऐसे कुछ का नाम था, डी से, मेरे को ठीक से याद नहीं, सॉरी भाई मेरे को सच में याद नहीं। तो डी से कुछ नाम था, दुल्हन दो, मतलब ऐसे डी से कुछ था। तो वो क्या करता है, मेरा एक मुनावर वाला ट्वीट था जिसमें मैं बस एक एनालिसिस देता हूँ कि पॉसिबिलिटी है मुनावर की जीतने की ज़्यादा, क्योंकि मैं गेम देख रहा हूँ, मैंने गेम के पर्सपेक्टिव से ट्वीट किया। अब उसने क्या किया, उस ट्वीट को जोड़ दिया एकदम एंटी हिंदू, ये वो फलाना ढिकाना। मुझे लगा ये तो बातें को पूरा मैनिपुलेट कर रहा है। और इससे पहले भी एक बंदा कर चुका है जिसको एल्विश फॉलो करता था, वो भी मेरे बारे में ऐसे फालतू नेगेटिव चीज़ें फैलाता था। उसके बारे में मैंने एल्विश से बात की थी 2 हफ्ते पहले। तो उसमें एल्विश ने मेरे को नॉर्मली ये कहा कि भाई देखो मैं तो पूरे समय शूट में बिजी रहता हूँ, मेरे को ठीक से आइडिया नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरे को लगा हाँ ठीक ही कह रहा है, ऑब्वियसली वो पूरे समय बिजी रहता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें एल्विश को क्या ही रखना। लेकिन जब ये दोबारा हुआ ना, तो मैंने एल्विश से पूछा नहीं, पूछ लिया कि ये किन दोबारा को फॉलो करके रखा है। फिर एल्विश ने कहा तुम्हें अनफॉलो कर दो, फिर वही वाला सीन था। अब वो उसको सपोर्ट कर रहा है, जब मैनिपुलेट कर रहा तो मैंने भी कह दिया कर दो, मैं ही कर देता हूँ। वो कर दिया। हाँ तो अब क्या लगता है कि दोस्ती वो बरकरार रहेगी या खत्म हो जाएगी? देखो अगर दोस्ती होती तो इस टाइप का कभी रिप्लाई आता नहीं, बस जान पहचान थी। इसको मैं दोस्ती में कंसिडर नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी में क्या होता है, कुछ लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, पर वो दोस्त हो ये जरूरी नहीं। क्योंकि मित्रता और घृणा में ना एक सिर्फ एक लकीर का अंतर है। अगर लकीर की तरह तो दोस्त, घृणा से क्या ही होगी। देखो क्या सीन है, अगर मैं अपने 4 साल पहले वाले रूप को देखूं तो वो एक तरीके से जेलसी रखता भी था। आज के टाइम पे मेरे को इतना समझ आया कि अगर मैं जेलसी रखूंगा तो मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जेलसी रखने से अच्छा अपने काम पे फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जेलसी आप रखोगे तो आपका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, आपका नुकसान ही होगा। तो वैसे मतलब लेकिन लॉजिकली आपको क्या लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? देखो ये ऑन लाइव है बेसिकली, कैमरा हर जगह ऑन लाइव चल रहा है, तो ऑन लाइव है वो। स्क्रिप्टेड होता भी है नहीं भी होता है। स्क्रिप्टेड इन टर्म्स ऑफ इस चीज में हो सकता है कि वो जो टास्क करवाते हैं वो इंटेंशनली इस तरीके से करवाते होंगे कि अंदर जाके लड़ाई हो। मान के चलो अभी यूके और मुनावर गए हुए और बिग बॉस को चाहिए टीआरपी, तो कुछ टास्क इस तरीके से रखेंगे कि इनकी लड़ाई हो जाए। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने डेविल और एंजल वाला टास्क रखा था, तो उनका मेन मोटिव था एल्विश और फुकरा की लड़ाई करवाना, बट एल्विश और फुकरा निकले समझदार, उन्होंने लड़ाई नहीं, पूरा बिग बॉस का प्लान चपड़ कर दिया। पूरा भाईचारे में सीजन तो वही है, स्क्रिप्टेड है भी नहीं भी है। टास्क स्क्रिप्टेड हो सकता है इस इंटेंशन से कि इनकी लड़ाई करवानी है। एल्विश आर्मी के बारे में क्या, क्योंकि पॉइंट है पता, देखो पूरा एक ओटीटी का सीजन हिलाने में, बिग बॉस ओटीटी का पूरा एक सीजन हिलाया है, तो वो एल्विश आर्मी ने हिलाया बाहर रह के। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो वो सीजन हिलाया ठीक है, लेकिन जो मेरा पर्सनल जो पीओवी है वो यही है, एल्विश आर्मी इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड, वेल मेंटेन, दूसरों की माँ बहनों की अच्छे से इज्जत करने वाली और एक फैन आर्मी है। और इनके एजुकेशन लेवल को देख के मुझे लगता है इसरो के साइंटिस्ट भी शर्माते होंगे, अच्छा ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि हम। तो मुझे ऐसा लगता है एल्विश आर्मी बहुत इंटेलिजेंट है। इंडिया की सबसे एजुकेटेड फैन आर्मी अगर कोई है तो वो है एल्विश आर्मी। तो अगर जैसे ये पूछता हूँ कि अगर जैसे अभी जैसे बिग बॉस चल रहा है, अगर किसी को वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी है, बाय चांस कि के पास ऑप्शन आता है, कटारिया के पास, कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाना है, तो जैसे कटारिया ने भाई होने की खातिर एल्विश का सपोर्ट किया, तो लगता है कि वो सपोर्ट सेम एल्विश करेगा? एल्विश करेगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा कि अनुराग का सपोर्ट करे। हाँ, क्योंकि अंदर यूके भी है। हाँ तो वो एक मतलब होगा कि किससे सपोर्ट ज़्यादा किया जाए। देखो कटारिया का जाना तो एक तरीके से फिर इनके अपोजिट ही जाएगा, क्योंकि
बेसिकली जितना मैंने देखा है एल्विश चाहता है अभी अनुराग को जिताना, लेकिन अगर कटारिया जाता है तो वोट्स बढ़ जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है एल्विश कटारिया का ज़्यादा सपोर्ट करेगा कंपेयर टू अनुराग, क्योंकि वो भाईचारा वाला बॉन्ड। हाँ, तो अगर वोट बटे अनुराग जितना पक्का हो जाएगा। अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं आता शायद हो सकता है कि एल्विश आर्मी भी नाराज हो जाए इनसे। तो कटारिया का अगर जाना होता है बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड, तो फिर मुनावर के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वोट्स बढ़ जाएंगे। अगर एक चीज देखोगे तो सिद्धार्थ और आसीम थे बिग बॉस की, जब बिग बॉस शुरू हुआ था सेकंड या थर्ड सीजन जब चल रहा था, तो उस सीजन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है इस सीजन में बहुत चेंजेस नहीं आ रहे? मतलब एक टाइम मतलब सिद्धार्थ और आसिम की सीजन की बात हो गया। देखो उस सीजन मैंने देखा नहीं है पर मैंने रील्स में देखा है प्रॉपर। शनाज भी थी उसमें। हाँ ठीक है, वो सीजन बेस्ट सीजन था। सिद्धार्थ और आसिम वाला सीजन अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट सीजन था, क्योंकि उसके अंदर ना फाइट्स असली थे, ड्रामा असली था, प्यार असली था। तो वैसा सीजन अभी आ नहीं सकता। अभी क्या होता है बिग बॉस में, हो सकता है कि प्यार दिखावे वाला हो, लड़ाई भी काफी हद तक करते नहीं है, अवॉइड करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ वाले सीजन में सिद्धार्थ को कोई फालतू बोले तो वो लड़ जाता था। और वो सिद्धार्थ ऐसे पहले बंदे होंगे जो सलमान खान जिसके लिए चुप बैठा हो उसकी बातें सुन रहा हो। बाकी मैंने अभी तक नहीं देखा कि सलमान खान को इस तरह एग्रेसिवली कोई बोल पा रहा हो। मैंने एक रील देखा था जिसमें सलमान खान के सामने सिद्धार्थ एकदम एग्रेसिवली बोल रहा है और सलमान खान आराम से सुन रहे हैं। ऐसा मैंने कभी होते भी नहीं देखा। तो इसीलिए मुझे लगता है सिद्धार्थ वाला सीजन ना बहुत हटके था, बहुत रियल था। अभी वाला सीजन थोड़ा सा उससे कमजोर हो चुका है। अब अगर एक पॉइंट पे बात करूँ तो एल्विश जब सेट पर हो दिया था OTT के अंदर, ठीक है, तो सलमान सर से जो भी बहस हुई थी उनकी, उसके बाद उन्होंने समझाया था किसी बात पे, लेकिन बाहर से नेगेटिव वे में भी लिया गया था। और वो फॉलोअर्स अप डाउन दिखा रहे थे कि सलमान सर के इतने फॉलोअर गिर गए, इंस्टा के कम हो गए, बिलियंस में 2 बिलियन गिर गए। तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखो उसमें देखो फर्वी एल्विश के सपोर्ट में आया था, क्योंकि क्या है कि जो गलत है वो गलत है। क्या किया था बिग बॉस वालों ने कि पहले तो अच्छे से पूरी वीडियो दिखा दी, उसको गलती का एहसास करवा दिया, ठीक है। और जैसे इसको गलती का एहसास करवाया मम्मी को बुला लिया। अब मान के चलो आपको किसी गलती का एहसास हुआ है कि आपको लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ गलती की है, और एकदम से आपको आपकी मम्मी से मिलवा दिया जाए, चाहे कितना भी सैवेज बंदा हो, कितना भी सिग्मा हो, वो अपनी माँ के सामने रो ही जाता है। तो मुझे लगा बहुत ही चीप हरकत थी बिग बॉस की। तो वो जो चीज़ थी मुझे गलत लगी बिग बॉस वालों की। बाकी वही है, क्या ही कर सकते हैं, बिग बॉस वालों को तो TRP से मतलब है, चाहे वो TRP कैसे भी आए। वो तो एक टीवी शो है, तो उसके एक्सपीरियंस है। तो जिया और मनीषा हैं, दोनों में से आपको कौन पसंद है पहले से ये बताओ। देखो मैंने आज तक अगर देखा जाए तो मैंने मनीषा के बारे में भी हमेशा अच्छा बोला है, जिया के बारे में भी अच्छा बोला है। मनीषा के बारे में बस थोड़ी कम बातें करता हूँ मैं, लेकिन मनीषा भी ठीक है, अपने POV से देखा जाए तो अच्छी है। लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो जिया शंकर है आज की डेट में। तो जिया शंकर, उसका अगर देखा जाए तो वो बहुत मैच्योर भी है। अभी जैसे कि एल्विश वर्सेस फुकरा हुआ, उसने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया उनका जो है अपने में है वो बीच में पड़ेगी, तो किसी तीसरे का ही नुकसान होता है अगर वो दोस्त बन जाए, तीसरे का ही नुकसान होता है। वो वाली क्लिप देखी तो मुझे लगा कि ये तो यार बहुत समझदारी वाली बात की। तो ये जो भी एल्विश और फुकरा की जो लड़ाई वाला चल रहा था 30-40 दिन से, तो ये क्या लगता है स्क्रिप्टेड था ये? अब देखो स्क्रिप्टेड था कि नहीं था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने पहले ही, अब क्या है कि मैं यूट्यूब पे बहुत लंबे टाइम से हूँ, तो मेरे को ना क्रिएटर्स के लड़ने के तरीके से पता लग जाता है कि ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई मुझे लगा जनरली अच्छी लड़ाई होगी। फिर मैंने एक व्लॉग देखा एल्विश का, जिसमें एल्विश कहता है कि ले जा ये ट्रॉफी ले जा। तो मुझे एल्विश का ये पता है कि वो जिसको दोस्त मानता है उसको इस तरीके से नहीं बात करेगा, ठीक है। तो मेरे को कहीं ना कहीं हद तक लगा कि ये लड़ाई स्क्रिप्टेड हो सकती है। तो मैंने एक ट्वीट कर दिया कि एल्विश वर्सेस फुकरा इज स्क्रिप्टेड। वो मेरा सब्सक्रिप्शन ट्वीट में गया था, मेरे को तो स्क्रिप्टेड लग रहा है। और ये मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि कब असली लड़ाई होती है, कब असली लड़ाई नहीं होती। अब क्या हो सकता है कि ऑडियंस ना कंपेयर कर देती है कि ऐसे तो शाहरुख सलमान की लड़ाई भी स्क्रिप्टेड हो सकती है। अब देखो शाहरुख सलमान की जो लड़ाई हुई थी वो सालों साल चली थी और वो एक दूसरे को फॉलो करके नहीं रखे हुए थे, और ना ही उन्होंने दोस्ती करते ही कोई एकदम शो अनाउंस कर दिया हो। तो मुझे लगा कि हाँ ये स्क्रिप्टेड लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो देख के पता लग जाता है एक दूसरे को वो लोग फॉलो करके रखे होते हैं, लड़ाई भी हो रही है, फॉलो करके भी रखा हुआ है। तो ये कुछ सेंस नहीं बनाता, इसलिए मेरे को लगता है कि ये स्क्रिप्टेड हो सकती है। अभी क्या लगता है कौन जीतेगा बिग बॉस? बिग बॉस देखो अभी ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुनावर के चांसेस ज़्यादा हैं। वाइल्ड कार्ड को हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर एल्विश बीच में आता है तो चांसेस 50-50% हो जाएंगे। आप किसका सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो तहलका प्रैंक का सपोर्ट कर रहा हूँ, वही जीतेगा मेरे हिसाब से। ना मुनावर ना इनका, तहलका प्रैंक होगी। अलग ही ओपिनियन है पूरा। हाँ बिल्कुल। मैं देखो यूके ऑब्वियसली मेरी बिग बॉस जाने से एक दिन पहले यूके से मेरी बात हुई है कुछ चीज़ों से रिलेटेड, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। तो कुछ चीज़ रिलेटेड बात हुई, यूके से बातचीत है, लेकिन सपोर्ट मेरा तहलका प्रैंक हो जाएगा फिर भी। लेकिन ओवरऑल अगर बिग बॉस देखूंगा, OTT मान लो, ठीक है, नॉर्मल शो, TV शो मान लो,
अभी तक आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है बिग बॉस में हाँ फैन ओवरऑल पूछो फर्स्ट सीजन से लेके अब तक की देखो फर्स्ट सीजन तो मैंने देखा नहीं, सेकंड मैंने देखा, थर्ड मैंने देखा। थर्ड वाले ऑब्वियसली 10 साल पहले वाले अगर सीजन की बात करा जाए तो वो सारे जो विनर्स है वो रेलेवेंट हो चुके हैं या फिर ऑडियंस की नज़र से वो धुंधले होने में हैं। तो वो तो उस पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिसेंट मैं अगर मैं कहूँ पिछले 10 साल की, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रिस्पेक्ट पाई है सिद्धार्थ आसिम, गौतम गुलाटी, ये भी बहुत पुराना है गौतम गुलाटी। उसके बाद OTT में तो एल्विश, अभिषेक, उसके बाद MC स्टैन की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो जीता बस खत्म, उसके बाद कुछ ड्रामा नहीं आया उसका, वो बस जीता खत्म। जैसा अभी क्या हुआ कि एल्विश शुक्ला जीते, इनका जीतने के बाद भी एक अलग चलता रहा फैन बेस, फैन लड़ाई, लेकिन MC स्टैन में ये सब नहीं हुआ। तो ये हर विनर की एक अपनी जैसे एक चीज चल रही है कि हर यूट्यूबर एक टाइम के बाद जाके म्यूजिक वीडियोस कर रहा है, या तो खुद गाने लगा है या एक्ट कर रहा है, तो आगे जाके आप भी ये करोगे? नहीं देखो, पहली बात तो गाने में बहुत पैसे लगते हैं, दूसरी बात जितने भी यूट्यूबर्स गाने निकालते हैं, मैं अगर पर्सनली बताऊं, बेशक चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो, मेरे को 80 से 90% गाने पसंद नहीं आते किसी भी यूट्यूबर्स के। तो मेरी जो पर्सपेक्टिव है इन गानों को लेकर थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पसंद आते जो यूट्यूबर्स गाने निकालते हैं। कुछ गाने अच्छे होते हैं, मान लो चलो 10 में से एक गाना होगा जनरली अच्छा होगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा उसकी मैं अलग से तारीफ करता हूँ DMs में। अब ऑब्वियसली कोई गाना बुरा लगेगा, मैं उसको पब्लिकली थोड़ी बोलूँगा। लेकिन कल को जैसे खुद को आपको मौका मिला कि यार मैं एक सॉन्ग बना रहा हूँ, जो मेरी एक्ट्रेस ये है, मैं आपको स्टार ऐसा लॉन्च करना चाहता हूँ, तो क्या नहीं करोगे? अगर मेरे को मौका मिले तो कर लूँगा, करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन एंड ब्रांड वैल्यू आप ही की बढ़ती है। पर वही है, मेरे को जितने भी मतलब मेरे को ज़्यादातर यूट्यूब म्यूज़िक अच्छे नहीं लगते जो यूट्यूबर्स के आते हैं। लेकिन कभी जैसे आगे चलने का आगे क्या सोचा है आपने? जैसे कि गेमिंग की रोस्ट कर रहे हो, तो आगे क्या सोचा है कि मतलब इस चीज़ को और कैसे बूस्टअप करोगे? भाई मैं तो फ्लो के साथ बहने वाला बंदा हूँ, आगे कुछ नहीं सोचा। मैं शुरू से ऐसे करता है, मैं कॉलेज टाइम पे भी जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बैक टू बैक फेल हुआ था, जस्ट बिकॉज मैं क्लासेस नहीं लगाता था, ये नहीं लगाता था, तभी मैंने सोचा मैं फ्लो के साथ चलूँगा। मैं नहीं सोचता आगे की, जो होगा देखा जाएगा, चलो तो फ्लो के साथ चलो। हमने गेम रखा है साइड पे, तो जैसे हमारे साइड पे भगवद गीता है, तो ये जुडिशरी का रूल है कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी भगवत गीता आपने रखी है, मेरे को सच बोलना ही पड़ेगा। तो हमारा ये है कि जो कर्म है या कोई चीज़ है वो सब ऊपर वाले की देना, सब लिखा हुआ है, कर्म के उसमें फल मिलेगा, ठीक है। तो इस वो में 4 चिट्ठे हैं अलग, तो इसमें सब में अलग अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट। ओके, तो इसमें से आपको कोई 2 चिट उठानी है, तो जो भी स्ट्रेंथ आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, वीकनेस आती है, थ्रेट आती है, उसे आपको भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोल। ठीक है, बिल्कुल सच बोलूँगा मैं। हाँ, मुझे लगता है हरा रंग सेफ लग रहा है, पता नहीं पर मैं लिखा सकता हूँ। खतरनाक हो सकता है इसके अंदर, नहीं डिपेंड करता है, कैमरे में दिखाना है या फिर ऐसे पढ़ना, चॉइस है। हाँ, भगवत गीता को साक्षी मान रहे हो, दिखाओगे तो वीकनेस बतानी है। तो देखो मेरी जो सबसे बेकार वीकनेस है, जो मेरे को अभी तक लगता है कि मान के चलो कोई अच्छे से बात कर लेना, तो मैं उस पर अंधा भरोसा करता हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। वो होता है ना सबसे खतरनाक दुश्मन आपका खास दोस्त नहीं होता है। तो ये मेरी वीकनेस है, ये कि अगर अच्छे से बात कर ले तो मैं उसको दोस्त कंसिडर कर लूँ। कोई अपना ही पीठ पे छुरा मारता है, तो ये बहुत बेकार वीकनेस है और मैं इसको अब अवॉइड कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे वीकनेस ना ही हो तो अच्छा है। सेकंड ऑप्शन, अब मैं हर चीज नहीं उठा सकता, नहीं ठीक है। इसमें लिखा है थ्रेड। अच्छा, दोनों डेंजर वाले जोन के देखे, इंजर वाले जोन के देखे। थ्रेड मतलब इसे क्या बताना मेरे को? आपकी लाइफ की सबसे बड़ी थ्रेड क्या है? थ्रेड यही है, जो क्लोज वन है वो दूर तो एक ना एक दिन जाएंगे, तो वो मेरे को सबसे बड़ा थ्रेट लगता है अपनी लाइफ का। इसके अलावा तो किसी का इतना फर्क पड़ता नहीं। कभी लगा लाइफ में ऐसा कि कोई बहुत करीब आया लेकिन फिर एकदम दूर चला गया, चाहे आपकी गलती हो चाहे उसकी हो? होता है एक्चुअली। देखो फैमिली को एक्सेप्शनल है, फैमिली से आप कितना भी अच्छे से बात करो ना करो वो आपके पास ही रहेंगे, लेकिन फैमिली के अलावा जो मान के चलो दोस्त होते हैं, क्या होता है कि अगर आप किसी दोस्त से बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा। स्पेशली क्या होता है, अपोजिट जेंडर वाली फ्रेंडशिप में होता है। मान के चलो चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर लड़का बहुत ज़्यादा भाव दे रहा है तो लड़की को लगता है कि ये तो है भाई हैं, और लड़की बहुत ज़्यादा भाव दे रही है तो लड़का भी उसको बहुत ग्रांटेड ले लेता है। तो यही होता है। एक फैन मूवमेंट में चाहूँगा कि आप कहो कि जैसे मतलब होता है कि फैंस ना अपने स्टार है जिसको ये मानते हैं उसको देख के कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो हर किसी का कुछ होता है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी के लिए कह दी तो वो उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है,
या अगले इंसान को मतलब पिंच करना शुरू कर देते हैं। तो कोई एक ऐसी चीज़ की जिससे लोग मतलब ये चीज़ सीखें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके बीच में कोई चीज़ चल रही है तो अगर आपके कहने पे कोई चीज़ किसी को पिंच हो तो आप उसके लिए क्या करोगे? मतलब मैं ऑडियंस नजर आया है। जैसे पॉइंट ये है कि जैसे आपकी या किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, तो होता क्या, फैंस का एक मूवमेंट होता है कि फैंस ने किया कि इसने लड़ लिया और इससे गुस्सा है, तो ये फैंस अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि किसी को बोलना या किसी को आप वो करना आपका हक नहीं है, कि वो सबके लिए ऊपर वाला बैठा है, जो कर्म करेगा उसका फल अपने आप मिल जाएगा। हाँ, मतलब ये होता है कई कई बार कि कुछ यूट्यूबर्स के फैन ना बहुत कट्टर होते हैं। जैसे मान के चलो क्या सीन हुआ था, ऐसे ही एक मूवमेंट होता था, फैन मूवमेंट। जैसे मान के चलो एक एल्विश का फैन मूवमेंट लेते हैं, तो क्या हुआ था कि लक्ष्य ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि मैक्सटन तो एल्विश का हिटर है। और जैसे ही उसने बोला उसके बाद भाई साहब मेरे खिलाफ इतने मीम्स बनने लग गए। एक सबूत थी, मैं सच में हेटर हूँ कि नहीं, मजाक में बोला था, सरकाज़म में उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने सरकाज़म में बोला था। लेकिन भाई उसके बाद इतने मीम बने और कुछ एल्विश के म्यूचुअल फॉलोवर भी मेरे को हेट पहुंचाने लग गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो जिसका फैन पेज अगर हेट पहुंचा रहा है एटलीस्ट उसको कुछ बोलना चाहिए अपने फैंस को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें जो फैन मूवमेंट होती है वो मेरे को खराब लगती है बहुत। बाकी कुछ ऐसा कि जो आपको लगता हो कि यार मैंने फील किया था, मैं बताना चाहता हूँ, कोई एक मूवमेंट लाइक जो मतलब फैंस को बताना चाहूँ, हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो सकता है कि जो आप देख रहे हो वो गलत हो, मैनिपुलेटिव हो। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे कीबोर्ड वॉरियर हुआ करता था, टेक्निकल सागर वर्सेस टेक्निकल गुरुजी जब होता था, तो मैं क्या करता था, टेक्निकल सागर ने वीडियो बनाई, मैं टेक्निकल गुरुजी के कमेंट बसता था, क्या रहे ऐसे कैसे बोल दिया टेक्निकल सागर को, टेक्निकल गुरुजी फ्रॉड, ये सब प्लान यार। मतलब बच्चा था उस समय में। आज गुरुजी मेरे को फॉलो करते हैं तो वीडियो देखना गुरुजी, तो अगर मान के चलो पहुंचती है वीडियो तो बताता हूँ, उस समय बहुत नादान था मैं। तो मैं एक कमेंट वॉरियर था, फिर गुरुजी की रिप्लाई वीडियो आया, और जैसे गुरुजी का रिप्लाई वीडियो आया मेरा ओपिनियन चेंज हो गया, फिर मैं टेक्निकल सागर का कमेंट बजने लग गया। तो मेरे को यही लगता है कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करो, आप थोड़े दिमाग खुद लगाओ और जो सही है सही के साथ जाओ, गलत है गलत के साथ जाओ, बस किसी की कमेंट बचो। ये मेरी एक ही एडवाइस रहेगी किसी के भी फैन से। आई विश कि आप साइड पे आपने सब सच बोला, कि जज करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, ऊपर वाला सब देखता है, कर्म और धर्म भी वही डिसाइड करता है, ठीक है। कि मैं साइड पे भगवत गीता रखने का एक रीजन यही है कि इंसान खुल के बात करे। नहीं, मैं तो खुल के बात करता, तभी तो इतने सारे हेटर लोग हैं मेरे पास। तो आई विश कि आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ठीक है, हमारी तरफ से एक छोटा सा हेम्पर, अरे थैंक यू। ठीक है, मतलब इससे बड़ा तो नहीं है लेकिन इतना तो है हमारी तरफ से। चलो आपको थैंक यू सो मच कि आप इस शो के बाद जाने का हमें याद करें कि आप इस शो पे आए। बिल्कुल, अभी विश की हम जल्दी मिले वापस। हाँ चलेगा, टाइम हुआ तो मैं आ ही जाऊँगा, मेरे क्या बगल में घर है। चलो ठीक है, नाइस मीटिंग यू।